हेलो 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 गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू होने जा रही है। पिछले क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम लोग दूसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जाएगा। मुझे लगता है उसमें किसी को कोई दिक्कत होगा। सब लोगों ने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में मेरे हिसाब से फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखा है। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका नाम है, जो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहला हेडिंग होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और कैसे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल में आपसे बातें करेंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। और पहला हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, एजेंट का मतलब होता है दूसरे के लिए काम करना, और अगर वो दूसरे के लिए काम कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन वो दूसरे को करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज अदर, विच ऑक्सीडाइज अदर। सभी लोग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड, मेरे साथ लिखिएगा आपको फायदा मिलेगा। विच ऑक्सीडाइज अदर, विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज अदर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, reduce itself ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को रिड्यूस कर दे, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्वेश्चन अभी मेंस में भी आया था कि कौन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे अभी रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बताओ कौन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद को हमेशा रिड्यूस करने वाला, जो खुद को हमेशा रिड्यूस करेगा वही तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता हो और खुद को रिड्यूस करने की क्षमता रखता हो। अब बताओ कौन हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा। अगर वो हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो वो चाहकर भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब जब वो चाहकर भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा होने वाला, हमेशा होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो समझ लेना वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये इस बार पूछा भी था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, इनमें से कौन सा कंपाउंड या कौन सा आयन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमेशा काम करता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत नॉर्मल है। अब चलिए इसको लिखते हैं, पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिएगा द सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम विच हैव which has maximum oxidation number, central atom which has maximum oxidation number always act as oxidizing agent। सेंट्रल एटम जिसके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो वो आसान हो जाएगा तुम्हारे, लिख लो। लिखो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम विच हैज, सेंट्रल एटम विच हैज maximum oxidation number, central atom which has
maximum oxidation number, maximum oxidation number always act as oxidizing agent, always act as oxidizing agent, always act as oxidizing agent, always act as oxidizing agent। तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सेंट्रल एटम विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। जैसे देखो MnO4 माइनस वाला, MnO4 माइनस में मैग्नीज कितना आएगा, कल हमने फाइंड करना सिखाया भी था। तो x माइनस का 8 हो जाएगा बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ रहा है, ये प्लस का 7। तो यहाँ पे मैग्नीज है प्लस का 7। अब बताओ मैग्नीज अगर प्लस का 7 आएगा तो वो मैक्सिमम होगा, मैग्नीज अगर प्लस का 7 आएगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सब लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मैग्नीज प्लस 7 मैक्सिमम है, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, इसमें क्रोमियम का निकालोगे तो यह आ जाएगा 2x। कल हमने निकालना सिखाया था, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, तो बच्चे जरूर उससे पहले पहले वो पहला लेक्चर देख ले, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर देखेंगे। ऐसा नहीं करें कि दूसरा लेक्चर पहले देख लें, तो उससे आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ सीख लेंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, सो 2x इक्वल टू 12 होगा, तो x इक्वल टू प्लस का 6 होगा। अब देखो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होता है, इसलिए ये भी हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये सब ऑलवेज वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, इनमें से कौन सा कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये ना। अब देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ClO4 माइनस है, अब ClO4 माइनस है तो यहाँ देखोगे तो ये क्लोरीन का मान लो X हो गया, यहाँ पे माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 1, तो X बराबर प्लस का 7 हो जाएगा। अब क्लोरीन का मैक्सिमम क्या होता है, +7 होता है, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास SO3 है, तो SO3 में जब निकालोगे तो ये प्लस का 6 आएगा। सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है, +6 होता है, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वो कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में मैक्सिमम होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये पॉइंट याद कर लेना आप ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस करे। पहला नंबर तो ये लिख लो। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है ना। अब खुद ही देखो, अगर कोई सेंट्रल एटम है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला खुद को क्या कर सकता है, रिड्यूस ही कर सकता है। वो उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए। तो सही बच्चे इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लिखिएगा, अगले वाले पॉइंट्स में आ जाइए। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद सेकंड नंबर, फिर मैं एग्जांपल और दूंगा, पहले लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। तो ये पहले लिख लो। अब इसमें भी वही सब पॉइंट्स जोड़ देना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो एजेंट का मतलब दूसरे के लिए होता है, तो रिडक्शन दूसरे को कराएगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो लिखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड। सही लोग अब मेरे साथ लिखते भी चलिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड। मैं साथ में जब लिख रहा हूं तो आप भी लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड। वैसा कंपाउंड, reducing agent are those compound reduce other which reduce other and oxidize itself, which reduce other
and oxidize itself and oxidize itself during a chemical reaction during a chemical reaction during a chemical reaction। तो जो दूसरे को क्या कर दे, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, वो हमेशा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये पहचानने के लिए आता है किस एग्जाम में क्वेश्चन। एक तो रिएक्शन वाला भी समझाएंगे कि रिएक्शन दिया है तो कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, ये हम अभी बताएंगे जस्ट ना। तो पहले इसको लिख लो, पहले लिखो रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड which oxidize which reduce other and oxidize itself during a chemical reaction is known as reducing agent। अब जैसे इसमें एक पॉइंट बना लेना, देखो कौन दूसरे को हमेशा ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकता है और खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। अब तुम्हें बताओ खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? खुद को हमेशा ऑक्सीडाइज करने वाला वही हो सकता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो, सबसे कम हो। अब सबसे कम है तो वो नीचे और नहीं जा सकता है, तो जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सीधा मतलब हो गया ना कि भाई वो खुद को क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और फिर भाई खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो। तो लिखिए सेंट्रल एटम विच हैज़ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल एटम, मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा, और अगर नोट्स अच्छे से तैयार हो गया तो आपको फिर रिवाइज करके केवल क्वेश्चन बनाना रहेगा। फिर जैसे ही हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे उसके बाद हम खुद ही PYQ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे ही। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं, एक तो PYQ में 50-100 जितने भी क्वेश्चन हैं अपने पास वो हम दोनों कर लेंगे, नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 11th के स्कूल के एग्जाम में भी ये काम दे देगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ, तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दूंगा, मतलब 50 तो PYQ होगा, 50 हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन अगर हम लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो फिर उससे कुछ बाहर नहीं आएगा, उस कंसेप्ट में लगभग लगभग पूरी चीज़ें आ जाएगी। तो लिखो सेंट्रल एटम विच हैज़ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर always act as always act as always act as reducing agent, और इसी को रिडक्टेंट भी बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मुझे लगता है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। जहाँ पे भी आप दिक्कत हो आप मुझे बताते रहिएगा, सभी लोग देखते रहिए, ठीक है? ओके ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, आप इसको चेक करते रहिएगा, जहाँ पे भी आपको डाउट होगा आप हमसे पूछ लेना, जहाँ पे भी आपको लगे नहीं यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है तो आप पूछते रहना। ओके हाँ हाँ राजा, ठीक है, ओके ठीक है ना, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसको नेक्स्ट, इस पर कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिख लीजिए HCl, तो HCl -1 है। अब बताओ ये -1 है तो इससे नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि Cl का जो -1 है वो मिनिमम है। अब मिनिमम कल हमने बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज क्या है, N-18 से लेकर N-10 तक वो रेंज है। तो इसका मतलब ये -1 क्या है, मिनिमम है, तो -1 से ये जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना है इस बात को ना। अब देखो H2S, देखो H2S में सल्फर क्या है, -2 है, तो ये जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो H2S अपने आप में हमेशा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पानी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ये -2 है। अमोनिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, अमोनिया -3 है। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है ना वो हमेशा किसकी तरह होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। जो मिनिमम वाला है वो किधर होता है, कितना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है, और जो मैक्सिमम है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर मान लो कभी ऐसा स्थिति बना, कभी ऐसा स्थिति बना कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं आ रहा है,
तो वो दोनों तरह से एक्ट कर जाएगा। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का मतलब ये है कि ना पूरा मिनिमम है और ना पूरा मैक्सिमम है। अगर वो मिनिमम से ज़्यादा है, मैक्सिमम से कम है, तो वो नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, तो वो दोनों तरह से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना। अब इस बार तुम एक क्वेश्चन देखना 2025 का, 2025 का इस बार क्वेश्चन देखना। उसमें यही लिखा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का नंबर देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखना है तो देख लो। आओ देखो एग्जाम्पल इसका कुछ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एग्जाम्पल आएगा MnO4- और यहाँ लिखा है आयरन +2। यहाँ से बन रहा है Mn+2 और यहाँ पे बनेगा आयरन +3। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो MnO4- से Mn+2 क्या हो रहा है, बताओ भाई। MnO4- से Mn+2 क्या हो रहा है सभी लोग? MnO4- से Mn+2 क्या हो रहा है? तो सीधी सी बात है भैया मेरे, ये +7 से +2 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ भाई। डिक्रीज मतलब कम हुआ, और कम हुआ मतलब खुद को रिड्यूस किया। खुद को रिड्यूस करने वाला, खुद को रिड्यूस करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद को रिड्यूस करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद को रिड्यूस करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी तो अभी लिखवाया था हमने, खुद को रिड्यूस करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयरन +2 से आयरन +3 क्या हुआ भैया? इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो मतलब ये खुद को क्या कर रहा? ऑक्सीडाइज। खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एग्जाम में आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? सभी लोग समझ पा रहे होंगे भाई। देखो, जो खुद को रिड्यूस कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर ले वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें लग गया ना वो दूसरे के लिए है। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस। ये याद रखेंगे, वो उस याद रहेगा ऐसे, एजेंट दूसरे के लिए। कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है ना। ठीक है, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O7 2- और यहाँ लिखा है SO2, ठीक है। और यहाँ बना हुआ है क्रोमियम +3 और यहाँ लिखा है SO4 2- ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये क्रोमियम कितने पे है? +6, और ये गया +3 में। कहाँ गया? +3 में। तो डिक्रीज हुआ। डिक्रीज जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ओ ए लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म ओ ए लिख दो। SO2 +4 है और ये सल्फर वाला +6 है। तो +4 से +6 कहाँ गया? इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो सीधी सी बात है ये कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? जो खुद को रिड्यूस कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो खुद को रिड्यूस कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कभी कभी रिएक्शन में भी आता है क्वेश्चन, देख लो भाई। नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे देख लीजिए। सॉरी। तो नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे दोनों देख लीजिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये रिएक्शन है, अब बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। तो बोलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट ये है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान जाओगे। अब एक नोट मैंने कहा था अभी लिखने के लिए, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर
सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ना। चलिए लिख लीजिए इस बात को, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम विच हैज ऑक्सीडेशन नंबर, विच सेंट्रल एटम विच ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे लिख लो, विच ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम विच ऑक्सीडेशन नंबर लाइज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, लाइज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम लाई कर रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम लाई कर रहा है तो लिख लेना, कॉमा दे के लिख लो, एक्ट एज, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेंट्रल एटम विच ऑक्सीडेशन नंबर लाइज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। साथ में लिख लो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली देखो क्वेश्चन बार बार आता रहा है ये वाला H2O2 वाला, तो H2O2 में अब ये H2O2 निकालोगे तो -1 आएगा। -1, -1 मिनिमम नहीं है, ऑक्सीजन का मिनिमम -2 है, और मैक्सिमम की बात करो तो +2 है। ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2 है तो -1 इन बिटवीन हुआ, तो इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसी तरह से SO2 देखो, SO2 में +4 है और इसका मिनिमम होता है -2, सल्फर का मिनिमम क्या होता है -2, और मैक्सिमम क्या होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, हाँ सही बच्चे देखेंगे, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम +6 होता है। इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और कोई बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग भी होता है और रिड्यूसिंग भी होता है। जैसे मान लो अब तुम्हारे पास एक रहा ClO3-, अब ClO3- में ये +5 है, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5 आएगा। अब +5 घट के -1 भी हो सकता है और +5 बढ़ के +7 भी हो सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। और भी देख सकते हो, जैसे ClO2- भी ले सकते हो। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था मेंस में, ClO2-, तो ClO2- में भी क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन +3 है, तो +3 वाला -1 भी जा सकता है और +3 वाला +7 भी जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों तरह से बिहेव करता है। इस तरह से ये नोट बना लेना जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एजेंट का मतलब दूसरे के लिए होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान क्या होगी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, ये सभी लाइंस थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेना। सो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा यहाँ पे, अगला हेडिंग बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगला हेडिंग बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसके बारे में हम पढ़ना भी चाह रहे थे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो लिखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। तो लिखिएगा, रिएक्शन इन विच, लिखेंगे सभी लोग। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसी को ऑक्सी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, MnO4- आयरन +2, इससे बन गया हमारा Mn+2 और साथ में बन गया आयरन +3। अब देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से,
तो ये +7 था और ये +7 से गया +2, इसका मतलब इसमें हुआ रिडक्शन। +7 से गया +2, इसका मतलब हुआ इसमें रिडक्शन। और ये आपका +2 से गया +3, इसमें हुआ ऑक्सीडेशन, इसमें हुआ ऑक्सीडेशन। तो देखो, अगर किसी एक में रिडक्शन हो और दूसरे में ऑक्सीडेशन हो तो इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नाम में ही छुपा हुआ है, देखो, RED, रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलकर बना है रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलकर बना है रिडॉक्स। तो मुझे लगता है आप समझते हो। तो नेक्स्ट, अब इसमें एग्जांपल समझ गए कि अगर कोई रिएक्शन दिया है, उसमें एक रिडक्शन कर रहा है और एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देंगे? बोलो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट, इसमें एक हेडिंग आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें एक हेडिंग आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक हेडिंग आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which same element present in a particular compound is oxidized or reduced। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी करे और वही सेम एलिमेंट रिडक्शन भी करे, तो समझ लेना वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो लिखिए, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सब लोग मेरे साथ लिख लो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which same element present in a particular compound, same element present in a particular compound, it is a part of redox reaction in which same element present in a particular compound, present in a particular compound, present in a particular compound is oxidized and reduced, is oxidized and is oxidized as well as reduce कह सकते हो, is oxidized and oxidized as well as reduced, as well as reduced during a chemical reaction, as well as reduced during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction। इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन in which same element present in a particular compound is oxidized as well as reduced during a chemical reaction। ध्यान रखना इसको, अगर मैं ही हूं, मैं ही ऑक्सीडेशन भी करूं और मैं ही रिडक्शन भी करूं, मैं ही ऑक्सीडेशन भी करूं और मैं ही रिडक्शन भी करूं, तो मुझे कहा जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं, जैसे Cl2 और साथ में बेसिक मीडियम ले लेते OH माइनस, यहाँ बन गया Cl माइनस और ClO माइनस। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, इस कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है। अब इस क्लोरीन का 0 है, अब 0 से ये -1 हुआ और यहाँ पे +1 हुआ, तो ये 0 वाला घटकर -1 हुआ और यही सेम 0 वाला बढ़कर +1 हुआ। मतलब यही सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और यही सेम एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है। जैसे इसमें देखो तो रिडक्शन कर रहा है, इसमें देखो तो रिडक्शन कर रहा है और इसमें देखो तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और वही सेम एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम रिडॉक्स रिएक्शन की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की संज्ञा देते हैं, सॉरी। H2O2 यहाँ पे बन गया H2O + O2। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, H2O2 H2O + O2
H2O2 H2O प्लस O2। अभी देखो ये -1 है, अभी -1 -2 हुआ और ये 0 हुआ। इसका मतलब -1 वाला घट रहा है और यही -1 वाला बढ़ रहा है। इसका मतलब -1 कम भी हुआ है और -1 ज़्यादा भी हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि -1 वाला घट रहा है मतलब रिडक्शन भी कर रहा है, और -1 वाला बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो सेम एलिमेंट रिडक्शन करे और वही सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन करे तो ऐसे रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन होते हैं। और भी एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जैसे P4 प्लस OH माइनस है, जैसे हमारे पास P4 है और OH माइनस है और इससे बना हमारा PH3 और ये बन गया हमारा H3PO2। H3PO2 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे H2PO2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। चेक करेंगे सब लोग। अब देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा +1। एक बार सब लोग निकाल भी लो, चेक कर लो। -4 + 2 -2 उधर जाएगा तो +2 और -1 तो प्लस का 1 आएगा ना। तो देखो इसको P4 वाला जो है यहाँ पे रिडक्शन किया और यही P वाला यहाँ पे क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया। तो जब एक ही एलिमेंट जो है वो रिडक्शन भी करे और वही सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी करे तो उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो यहाँ रिडक्शन है और यहाँ ऑक्सीडेशन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना कि कौन सा रिएक्शन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन है और कौन सा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स है। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी पहचान गए और डिसप्रोपोर्शनेशन भी पहचान गए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग पे आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला हेडिंग बना लो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला हेडिंग क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है। अगला हेडिंग हमारा जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है। सब लोग इसको लिख लो। इसमें दो मेथड होता है ऐसे, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो आइए एक बार देखते हैं। पहला होगा इसमें हेडिंग, पहला आप लिखेंगे मेथड होता है, एक का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एग्जाम में पूछता भी है। जैसे देखो आपके जो 11th वाला एग्जाम होता है ना उसमें तुमसे कहेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मदद से बैलेंस करिए। तुमसे कहेगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करिए। और एक क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से बैलेंस करिए। तो एक क्वेश्चन क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करिए और दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से करिए। तो पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सीखेंगे क्या रूल होता है, रूल के साथ बैलेंसिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो एक क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे इसमें। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है MnO4 माइनस आयरन +2, MnO4 माइनस आयरन +2, MnO4 माइनस आयरन +2, यहाँ बन रहा है Mn+2 और साथ में है आयरन +3। अब देखो यहाँ पे ये MnO वाला घट रहा है और आयरन वाला बढ़ रहा है जैसा कि दिख भी रहा है। तो इसको बैलेंस करना है। इसमें दो चीज़ लिखा रहेगा तुम्हारा, एक लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है और एक लिखा रहेगा बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस होता है और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस होता है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे जिससे आप समझ में आने आसान हो जाएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है। तो उसके लिए रूल नंबर 1 होता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन, स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन, split the redox reaction in ionic form, split the redox reaction in ionic form। अगर आप रिएक्शन को क्या करें? स्प्लिट करें आयनिक फॉर्म में।
जो कि आयनिक फॉर्म में तो दिया है ना, ये तो आयनिक फॉर्म में दिया है, कभी कभी आयनिक फॉर्म में नहीं देता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म को तोड़कर पहले आयनिक फॉर्म में बदल लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्म को तोड़कर पहले किस में बदल लेना, आयनिक फॉर्म में बदल लेना, उसके बाद उसको बनाना ना, ठीक है। वो हम लिखवा देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। अब रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन इन टू हाफ रिएक्शन। रूल नंबर 2 कहता है सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन इन टू हाफ रिएक्शन, separate the redox reaction into half reaction, into half reaction, separate the redox reaction into half reaction। redox reaction को दो भागों में बांट दो, एक रिडक्शन वाला एक ऑक्सीडेशन वाला। रिडक्शन वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड अदर इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखो ये बन गया MnO4 माइनस और यहाँ बन गया Mn+2, MnO4 माइनस Mn+2, और एक तुम्हारा है आयरन+2 टू आयरन+3। अब रूल नंबर 3, इसको सेपरेट करने के बाद रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 होता है, रूल नंबर 3 इसमें लिखेंगे बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम, एटम को बैलेंस करो, बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम other than, balance the atom other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर एटम को बैलेंस करो, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करो ना, किसको करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करो, किसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करो। तो अब बताओ इसमें मैग्नीज कितना दिख रहा है, एक, और इधर भी कितना दिख रहा है, एक, इधर आयरन कितना दिख रहा है, एक, और इधर भी कितना दिख रहा है, एक। तो इसका मतलब वो बैलेंस फॉर्म में है। तो मतलब आपको मैग्नीज और आयरन को बैलेंस नहीं करना है। अब आता है रूल नंबर 4, मतलब एज इट इज लिख सकते हो इसको। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करो, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ H2O एंड H+, वाटर और H+ की मदद से बैलेंस करो, वाटर और H+ की मदद से बैलेंस करो, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड H+ ना। तो यहाँ लिखोगे फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन, फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन, जो रूल लिख रहे हैं वो आप एक बार मेरे साथ लिख लो। फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन एड वन वाटर मॉलिक्यूल, फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन add one water molecule, add one water molecule, for one excess oxygen add one water molecule, one excess oxygen add one water molecule, ठीक है, add one water molecule to opposite side, to opposite side, add one water molecule to opposite side and add 2H+ ion on same side, water molecule on opposite side लिखो यहाँ पे, one water molecule on opposite side and 2H+ on same side and 2H+ ion on same side, on same side। देखो अगर ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा है उसके दूसरे साइड में एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर जोड़ो, दो ऑक्सीजन के लिए दो वाटर, तीन ऑक्सीजन के लिए तीन वाटर, चार ऑक्सीजन के लिए चार वाटर,
और एक वाटर जोड़कर, एक वाटर तुम जोड़ लोगे अगर, तो उसके सेम साइड में 2H+ जोड़ देना ना, तो वो बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। रूल नंबर 4 अब यहाँ लिखते हैं अगली वाली स्लाइड में। देखो, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास MnO4- है, तो MnO4- में कितना ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, Mn+2 के रिस्पेक्ट में। तो Mn+2 में तो भैया एको को ऑक्सीजन नहीं है, एक भी ऑक्सीजन MnO4- से Mn+2 में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 4। तो यहाँ पे 4 वाटर इस साइड में जोड़ दो। अब यहाँ पे 4 वाटर जोड़ दिए तो यहाँ कितना जोड़ोगे भैया, 8H+ जोड़ोगे। यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 8H+, क्योंकि एक वाटर से 2H+ सेम साइड में जोड़ना है। तो 4 वाटर से कितना जोड़ोगे, 4 से 8H+ जोड़ोगे। अब ये हो गया पहला रिएक्शन। और आयरन+2 और आयरन+3 में तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, आयरन+2 से आयरन+3 में तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। अब आता है रूल नंबर 5। चलो सब कुछ तो बैलेंस कर ही लिए, तो अब कहता है कि अब आप इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर लीजिए, मतलब चार्ज को बैलेंस कर लीजिए। तो अब कहेंगे बैलेंस द चार्ज, जितना जितना तुमको चार्ज दिख रहा है उसको तुम बैलेंस कर लो। तो इसको कहते हैं बैलेंस द चार्ज। अब चार्ज को भी बैलेंस करो, जब तुम एटम बैलेंस कर ही लिए तो चलो तुम चार्ज को बैलेंस कर लो। बैलेंस द चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मदद से चार्ज को बैलेंस कर लिया जाए। तो चलो भैया, यहाँ पे लिखा है MnO4-, यहाँ लिखा है 8H+, और इधर लिखा है Mn+2, और इधर लिखा है 4 वाटर। तो चार्ज को ऐड करके देखो, यहाँ पे कितना चार्ज है देखो तो, एक निगेटिव 8 पॉजिटिव, एक निगेटिव 8 पॉजिटिव से बना 7 पॉजिटिव, और 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनाना है। तो 7 से 2 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। 7 को 2 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 7 को 2 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आयरन+2 है, और यहाँ पे आयरन+3 है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो 5 जोड़ने का मतलब, अब जैसे 8 में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब 13 नहीं हो जाएगा। 8 में मतलब 7, जो 8+ है और एक माइनस है तो 7 हुआ, टोटल 7+ हुआ। अब 7+ में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 7 में से 5 घट गया वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है ना। तो 7 में से 5 घट गया, तो 2 ही तो बचा, 2 ही तो चाहिए तुमको। अब देखो आयरन+2 से आयरन+3, तो +3 वाला ज़्यादा है, तो +2 से +3 जा रहे हैं, तो +3 जिधर ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ोगे तभी तो सही आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, तो ये हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आपके पास रूल नंबर 6 होता है, आपके पास रूल नंबर 6 होता है कि चलो अब चार्ज को भी तुमने बैलेंस कर लिया, तो अब इसको रिडॉक्स रिएक्शन में बदलना है। तो जितना देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लॉस इलेक्ट्रॉन होता है और जो गेन इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर होता है। अब बराबर करने का उपाय क्या है भाई, कि भाई इसको 5 है तो इसको भी 5 बना दिया जाए, और इसको 5 है तो इसको 5 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन बनाना हो तो याद रखिएगा, टोटल गेन इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन। और अगर ये बराबर कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लो आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग, आफ्टर मतलब आफ्टर बैलेंसिंग, मतलब आफ्टर इक्वलाइजेशन ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर एडिंग टू गेट अ बैलेंस्ड, to get a balanced redox reaction, to get a balanced
रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो आपको एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन देता है। तो एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन देता है। तो ये रूल नंबर 6 था। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 से, दोनों को एलसीएम भी ले सकते हो। 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। तो बताओ इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीटली अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा MnO4 माइनस। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और साथ में 8H प्लस, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5Fe+2, 5Fe+2, यहाँ बन जाएगा 8H प्लस, यहाँ बन जाएगा Mn+2 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5Fe+3 बन जाएगा और यहाँ पे 4 वाटर के रूप में दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते थे। अब देखो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस कर किया हुआ है। देखो इधर +2 और इधर 15, 15 और 2 17 होता है। इधर देखो 8 और 10 18 और में से 1 घटाओगे तो 17 होता है। 17 इधर भी और 17 उधर भी, तो लगभग लगभग चीज़ें क्या हो गई? बराबर हो गई। इस तरह से आप इसको बराबर कर लोगे ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे बैलेंस करना है। तो एक बार रूल को फिर दोहरा लो, एक बार रूल को दोहरा लो, फिर आगे की बात कर लेंगे। तो देखो अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो पहला नंबर स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। दूसरा नंबर है सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन इन टू हाफ रिएक्शन, सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन इन टू हाफ रिएक्शन। और उसके बाद बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और उसके बाद है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम by the help of H2 and H plus. For one excess oxygen, add one water molecule on opposite side and 2H plus ion on same side. ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस द चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन आफ्टर एडिंग टू गेट अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करना सीख गए हैं और मुझे लगता है कि आप इस तरह क्वेश्चन बना भी लोगे। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखिएगा बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेंगे अभी हम कि बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस कैसे करेंगे। इसको सीखेंगे बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे करेंगे। तो आइए चलिए बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपने पास कि बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले देखो एक क्वेश्चन हम बताएंगे बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करोगे। एसिडिक मीडियम में अगर हमने बैलेंस करना सीख लिया है तो अगर मुझे बेसिक मीडियम बैलेंस करने के लिए आएगा तो कैसे आए करना है। तो चलो इसके हम रूल समझा दें, आसान तरीका समझा दें। एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि बेसिक मीडियम बैलेंस करना है MnO4 माइनस और प्लस है I माइनस, यहाँ बना है Mn+2, यहाँ बना है MnO2 प्लस I2, MnO2 प्लस I2। और इसको बैलेंस किस में करना है? बेसिक मीडियम में। तो देखो एक हमने जो आसान तरीका समझा है, आप क्या करो पहले इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी करना है तो एसिडिक मीडियम बैलेंस करो, फिर उसके हम बेसिक मीडियम में कन्वर्जन सिखा देंगे। वो ट्रिक का माध्यम होगा, वो आसान माध्यम होता है, वो मुझे लगता है वो बेस्ट भी रहता है आपके लिए, वो आसान रहता है। क्योंकि अगर देखो बेसिक मीडियम के भी रूल लिख सकते हो, बट बेसिक मीडियम के रूल लिख के भी बना सकते हो, लेकिन वो लेंदी पड़ता है। बेस्ट ये पड़ता है हम दोनों रूल लिखवा देते हैं, आपको एक ट्रिक का माध्यम भी बता देंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको सेपरेट करो, रिडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट करो। तो पहले नंबर पे सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा MnO4 माइनस, ये बन गया MnO2, MnO4 माइनस MnO2, और एक बन गया I माइनस टू I2, I माइनस टू I2। अब देखो इसमें सबसे पहले तो एटम को बैलेंस करना था, रूल नंबर 3, एटम को बैलेंस करना था। तो यहाँ पे मैग्नीज 1 है, यहाँ भी मैग्नीज 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे 2I माइनस कर दो, 2I माइनस गिव I2,
2I माइनस गिव I2। अब देखो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 वाटर जोड़ दो, और 2 वाटर जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना H प्लस जोड़ोगे, 4H प्लस जोड़ दो। अब यहाँ पे 4H प्लस, वहाँ पे 2 वाटर जुड़ गया, यहाँ पे 4H प्लस, वहाँ पे 2 वाटर जुड़ गया, और ये बैलेंस हो गया। इधर कुछ करना नहीं है। अब क्या करो, तुम चार्ज को बैलेंस करो, तो 1 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव हुआ। अब 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो 3 पॉजिटिव, यहाँ इधर 0 चार्ज है, देखो इधर कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए अब 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। यहाँ पे 2 नेगेटिव, इधर 0, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसके बाद इसको जोड़ दो इस तरह से। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस, ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6I माइनस, यहाँ आ जाएगा 2MnO2, यहाँ पे आ जाएगा 3I2, और यहाँ पे आ जाएगा 4H2O। इस तरह से ये बैलेंस होकर आएगा। लेकिन क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है, और 4H प्लस भी, 4H प्लस रह गया, 4 नहीं 4 से 8H प्लस रह गया ना, तो 8H प्लस इधर रहेगा आपका। एक बार रिएक्शन को चेक भी कर लो, कहीं बैलेंस कर दिया हमने, फिर इसको हमने ऐड अप कर लिया है, बैलेंस करके क्या कर लिया मैंने, ऐड कर दिया है। अब इसको बताओ, एक बार सब लोग देख लीजिए, एक बार सब लोग देख लीजिए और बताइए, यहाँ पे ऐड हो गया, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना H प्लस इधर है उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ दो। अब यहाँ पे 8H प्लस है, तो यहाँ पे 8OH माइनस तुम इधर भी जोड़ो, और 8OH माइनस तुम इधर भी जोड़ो। इससे क्या होगा ना, इससे इससे तुम्हें फायदा ये मिलेगा, 8OH माइनस इधर भी जोड़ो, इससे तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम बैलेंस करना आसान होता है, तो एसिडिक मीडियम बैलेंस करके जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ दो। तो यहाँ पे OH माइनस दोनों साइड जोड़ दिए, 8H प्लस और 8OH माइनस जुड़कर, H प्लस और OH माइनस जुड़कर वाटर बन जाता है, ये 8 वाटर बन जाएगा, और उधर 4 वाटर है, तो 4 वाटर इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर इसको फाइनली लिखोगे तो 2MnO4 माइनस 6I माइनस, और 8 वाटर में से 4 वाटर घटा दो तो कितना बच जाएगा, 4 वाटर बच जाएगा। अब 4 वाटर बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2MnO2, यहाँ पे आ जाएगा 3I2, और साथ में आ जाएगा 8OH माइनस। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। इस तरह से रिएक्शन किस में आ गया, बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से आसान पड़ता है, ये बच्चों को ये आसान पड़ेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह से इसको बैलेंस करिए, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना आपको आसान पड़ेगा। बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना आसान पड़ेगा, तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लेना ना। तो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O, 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस, इस तरह से इसको बैलेंस करना है ना। और देखो अगर तुम लोग कहोगे तो मैं बेसिक मीडियम का भी रूल लिखवा देता हूँ, लिख ही लो। इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम का एक सेपरेट रूल लिख लो, बट यूज इसको करना, ये आसान पड़ता है। तो लिखो इन बेसिक मीडियम, वही रूल नंबर थोड़ा सा चेंज होगा, लिख लीजिएगा। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट ठीक है, ये भी उतना मुश्किल नहीं है। रूल लिख लो, इन बेसिक मीडियम फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन, फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन, फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन, एक एक्सेस ऑक्सीजन के लिए, फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन एड वन वाटर मॉलिक्यूल, एड वन वाटर मॉलिक्यूल
add one water molecule on same side, add one water molecule on same side, वो सेमी साइड में जोड़ देना है, add one water molecule on same side and add add देखो यहाँ पे अगर कोई एक्सेस ऑक्सीजन एक दिख रहा है तो add one water molecule, for one excess oxygen add one water molecule on same side and add 2 OH minus ion, 2 OH minus ion on opposite side, on opposite side। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर आप बेसिक मीडियम में रूल को यूज करना चाहते हो तो फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन एड वन वाटर मॉलिक्यूल ऑन सेम साइड, सेमी साइड जोड़ दो और 2 OH माइनस के अपोजिट जोड़ देना। अब ये तो हो गया पहला। अभी कभी कभी दिक्कत क्या आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड कभी कभी रह जाता है, तो फिर यहाँ पे लिखेगा फॉर वन, अगर मान लो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेगा इफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस्ड। अगर हाइड्रोजन स्टिल अनबैलेंस्ड है, इफ हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो गया तब तो बल्ले बल्ले है। अगर बैलेंस हो गया हाइड्रोजन भी, पहले से कभी कभी हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट रहता है, तो उसमें कभी कभी देखा जाता है कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो तब फिर दूसरा रूल भी हमको यूज करना पड़ेगा। और अगर हो गया तो फिर तो यूज नहीं करना है, लिखिएगा इफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस्ड, स्टिल अनबैलेंस्ड। अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, इफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस्ड, then for one excess hydrogen, for one excess hydrogen, for one excess hydrogen, तो एक एक्सेस हाइड्रोजन के लिए add one water molecule, add one water molecule, add one water molecule on opposite side, add one water molecule on opposite side, add one water molecule on opposite side and add one OH minus, one OH minus ion on same side, on same side। तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये वाला रूल लगाए, लगा भी सकते हो, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम से ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एसिडिक मीडियम को में बैलेंस कर लो और उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लो, बेस्ट रहता है वो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ओके, सही बच्चे समझ पा रहे हैं? सही बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? तो ये वाला आसान पड़ेगा ये मेरे हिसाब से। देखो बेसिक मीडियम का भी हमने रूल लिख दिया है और मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद उसको बेसिक में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया है, तो हमने दोनों तरीके से सीख लिया है। आपको जो ठीक लगे वो आप कर लेना है यहाँ पे। तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग था, एसिडिक मीडियम में अब इसको चेक करना है। बच्चे को मने कि नहीं भैया हमको तो चेक कराओ, सर बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन हमने भी किया था पहला वाला, तो इसी क्वेश्चन को तुम फिर से एक बार करके देखो, इसी क्वेश्चन को तुम करके देखो। तो देखो क्या लिखा था, इसको बेसिक मीडियम में हम पूरा पूरा बैलेंस करेंगे। तो MnO4 माइनस प्लस I माइनस, यहाँ लिखा है MnO2 और प्लस में क्या लिखा है MnO2 प्लस I2 लिखा है। देखो अब इसको चाहते हो तुम पूरा पूरा बेसिक मीडियम में बैलेंस करें, तो आइए देखिए। तो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस से MnO2 बना, MnO4 माइनस से MnO2 बना और I माइनस से I2 बना, I माइनस से I2 बना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो MnO4 माइनस से MnO2 बना और I माइनस से I2 बना। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 वाटर जोड़ दो और 2 वाटर जोड़ दिए तो इधर आप 4 OH माइनस जोड़ दो, 2 वाटर से 4 OH माइनस जोड़ दो, 4 और 2 6 और इधर भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया ये। और हाइड्रोजन भी 4 है, उधर भी 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। मतलब अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पे I माइनस वाला
2 से बैलेंस कर देंगे तो ये पूरा हो गया कंप्लीट बैलेंस। चार्ज को बैलेंस करो, इधर एक निगेटिव, इधर 4 निगेटिव, एक निगेटिव उधर 4 निगेटिव, तो एक निगेटिव को 4 निगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 3 निगेटिव इधर जोड़ोगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर 2 निगेटिव को 0 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। अब ये तुम्हारा है पहला रिएक्शन और ये तुम्हारा है दूसरा रिएक्शन। अब इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, और इस तरह से इस रिएक्शन को क्या करो, ऐड ऑन कर दो। इस रिएक्शन को क्या करो, ऐड कर दो। इस रिएक्शन को क्या करो, ऐड कर दो। तो मुझे लगता है कि आप लोग कहोगे सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और रिएक्शन को ऐड करोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस होगा, यहाँ पे 4H2O होगा, यहाँ पे 2MnO2 होगा, यहाँ पे 3I2 होगा, और यहाँ पे 8OH माइनस होगा। अब देखो जो पहले हमने ट्रिक के माध्यम से बैलेंस किया था और जो अभी हमने बैलेंस किया, क्या दोनों सेम है, चेक कर लो। आइए देखते हैं सभी बच्चे एक बार चेक करेंगे। देखो यहाँ पे MnO4 माइनस 6I माइनस 6I माइनस 4H2O 2MnO2 3I2 8OH माइनस सेम, और यहाँ देखो 2MnO4 माइनस 6I माइनस 4H2O 2MnO2 3I2 8OH माइनस सेम आया ना। तो देखो अगर आपको बेसिक मीडियम के रूल्स लगाने हैं तो लगाइए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। एसिडिक मीडियम से भी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है, तो दोनों तरीके हमने आपको सिखाए हैं। अब आपको करना क्या है, इनमें कुछ क्वेश्चन है, ए तो हमने सॉल्व कर दिया है, बी सी डी ई एफ, एफ नंबर अभी हम बता देते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो आपको क्या क्या होमवर्क में बनाना है ये तो मैंने आपको करा दिया। आपको जो करना है होमवर्क जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बी नंबर, एक रहेगा सी नंबर, एक रहेगा डी नंबर, और एक रहेगा ई नंबर। ये आपके होमवर्क रहेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंसिंग का, और एक डिसप्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो लिख लो, इसी को लिख लो, एक हेडिंग में लिख लो, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग। तो ये बना लो, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आइए एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। जैसे अपने पास Cl2 है और OH माइनस है, और यहाँ बना है Cl माइनस, और यहाँ बना है ClO माइनस ना, इस तरह से बना हुआ है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, Cl2 प्लस OH माइनस, OH माइनस दिया हुआ है ना, तो ये प्रमाण है कि इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। ये प्रमाण है इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको लास्ट में अपने आप ही आ जाएगा। मतलब ये जब कभी कभी मान लो एग्जामिनर क्या करता है कि वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम मेंशन नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, कहीं पे H प्लस दे देगा या OH माइनस दे देगा। समझ लेना, अगर H प्लस दिया तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, और OH माइनस दिया तो समझ लेना बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब देखो इसमें करोगे क्या, तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रिडॉक्स रिएक्शन, कन्वर्ट इनटू रिडॉक्स रिएक्शन, इसको कन्वर्ट करना है रिडॉक्स रिएक्शन में, कन्वर्ट इनटू रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे Cl2 को 2 बार लिख दो, इसी Cl2 को 2 बार लिख दो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें हम दिखाएंगे कि ये वाला Cl2 रिडक्शन कर रहा है और ये वाला Cl2 ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कन्वर्ट कर दो। अब इससे देखो Cl माइनस बन गया और यहाँ पे ClO माइनस बन गया। अब इसको सेपरेट कर दो जैसे करते थे, तो देखो ये Cl2 से Cl माइनस सेपरेट हो गया पहला, और दूसरा हो गया Cl2 से ClO माइनस दूसरा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है,
2 है, इधर कितना है, तो इसको 2 से बैलेंस कर दो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 से बैलेंस कर दो। अब यहाँ पे Cl2 2Cl माइनस और Cl2 2ClO माइनस। अब बताओ, अब यहाँ पे ये मुझे बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर जोड़ना पड़ेगा, और वो भी सेम साइड क्योंकि बेसिक मीडियम है, और उधर 4 OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से उस तरफ 2H2O, इधर 4 OH माइनस जोड़ दो, पूरा पूरा बैलेंस हो चुका है। अब देखो निगेटिव, कितना निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और यहाँ पे कितना निगेटिव आ रहा है, 2 निगेटिव और 4 निगेटिव, इधर 4 निगेटिव, इधर 4 निगेटिव, उधर 2 निगेटिव। अब 2 निगेटिव को 4 निगेटिव बनाने, तो फिर इसे कितना जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, गेन और लॉस बराबर है ही, तो इन दोनों को आप ऐड ऑन कर दो। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तुम्हें मिलेगा Cl2 प्लस Cl2 2Cl2, 4 OH माइनस मिलेगा, 4 OH माइनस मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2Cl माइनस मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 2ClO माइनस मिलेगा। मजे की बात यह है कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आ रहा है तो इनको बाहर कर लो। जैसे ही इनको बाहर करोगे ये मिल जाएगा Cl2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ बन गया Cl माइनस, और यहाँ बन गया ClO माइनस। इस तरह से ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे, 2OH माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 वाटर भी तो है, यहाँ पे 2 वाटर भी लिख लेना भाई मेरे, यहाँ पे 2 वाटर भी तो है, तो यहाँ पे भी 2 वाटर है, तो वाटर में भी 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 वाटर बचेगा। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब चेक भी कर लो, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, 2 2 2 चलिए, तो इस तरह से डिसप्रोपोर्शनेशन वाला जब रहेगा ना, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट इनटू रिडॉक्स रिएक्शन। उसी एलिमेंट को 2 बार लिख देना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और जिस एलिमेंट का रिडक्शन भी, उसको 2 बार लिख दो। तो एक को बता दो रिडक्शन, मुझे मतलब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा हूँ, तो मेरा क्या करो, मेरे जैसा हम शकल एक और बना दो, मेरे वाले को बोलो, मुझे बोलो ऑक्सीडेशन, और मेरे हम शकल को क्या बोलो, रिडक्शन। तो इस तरह से आप इसको वर्क कर लो, तो रिडॉक्स रिएक्शन की तरह हो जाएगा ये। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन में डरना नहीं है, मतलब समझना ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन की तरह ही होता है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क और बढ़ गया चलो, एक होमवर्क आपके लिए और बढ़ गया, ये वाला, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आप करके आइए। अगली क्लास में हम इनको डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही साथ और भी कुछ बातें, कुछ और एग्जाम्पल्स की बातें हम करेंगे क्लास में। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में, इसी में हम जोड़ लेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और उसी के साथ टाइट्रेशन की बात भी होगी, इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड टाइट्रेशन, और इसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से बनाओ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी बच्चों को। तो चलिए फिर, शुभ रात्रि सबको, गुड नाइट, और थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम हमें दिया। और सब लोग अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे कभी भी किसी को कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। अभी के लिए शुभ रात्रि और टाटा बाय बाय सबको, और अच्छे से एंजॉय करो।